सपनों की उड़ान। मेरठ में खुला चला रही हैं एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं। राजधानी नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। वो जमाना चला गया जब आपको अपनी जेब में कैश लेकर चलना पड़ता था, क्योंकि अब सिर्फ एक टच पर हजारों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। भारत में इस डिजिटल पेमेंट की क्रांति आई है यूपीआई से, जो अब ग्लोबल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों में यूपीआई की धूम मच चुकी है, कई देशों में इसे अपनाया जा रहा है। यूपीआई यूरोप में फ्रांस के आईफिल टावर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कैसे भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल पेमेंट की एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग देश भर में आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। छोटी से लेकर बड़ी दुकानों में खरीदारी हो या किसी और को पैसे भेजना हो, आज बस एक स्मार्टफोन के जरिए तुरंत पेमेंट किया जा रहा है। मोबाइल फोन में यूपीआई ऐप के जरिए बस क्यूआर कोड स्कैन कर पिन डालना है और चंद सेकंड्स में पेमेंट पूरी हो जाती है। देश भर में आई यूपीआई लेन देन की इस क्रांति का लोहा दुनिया भर ने माना है और इस सिस्टम को अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। हाल ही में फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत यहाँ के आईफिल टावर से की गई है। अब आईफिल टावर आने वाले पर्यटक यहाँ यूपीआई के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। इसकी घोषणा फ्रांस में मौजूद भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर की। हाल ही में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे, तब जयपुर की दुकानों पर पीएम मोदी ने उन्हें यूपीआई के बारे में समझाया था। वहीं उन्होंने एक दुकान पर पीएम मोदी के साथ चाय भी पी, जिसका भुगतान पीएम मोदी द्वारा यूपीआई के जरिए किया गया, जिससे इमैनुअल मैक्रोन प्रभावित हुए। And I will not forget the chai we shared together close to the palace, because it was a chai paid with UPI. भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे हैं। यूपीआई में हो रहा लेन देन आंकड़ों की नजर से चौंकाने वाला है। साल 2017-18 में जहां 1 लाख करोड़ रुपए कीमत का लेन देन हुआ, वहीं 2022-23 में ये बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दुनिया भर में यूपीआई को एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के तौर पर सरकार प्रमोट कर रही है। इसकी झलक पिछले साल हुए G20 सम्मेलन में भी देखने को मिली। वर्ष 2023 में भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान सम्मेलन में भाग लेने आए कई प्रतिनिधियों को यूपीआई इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान किया। समिट वेन्यू पर लगे स्टॉल्स पर प्रतिनिधियों ने खरीदारी की और भारत में इस्तेमाल हो रहे इस डिजिटल लेन देन के बारे में जाना। इससे न सिर्फ भारत ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को विश्व स्तर पर प्रचारित किया, बल्कि डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ती भारत की ताकत को भी दर्शाया। We realized that India is one of the best countries to implement digital technology. Therefore, all the G20 countries are going to learn from India and their high-tech technology usage. So this was actually very easy, and hopefully that we will get it in my country as well. I live in India and I use UPI every day, not once but maybe 10 times, because it is a fantastic system which links all the banks. In Europe we have got similar systems, but I think it would be good to link them together so that we get more global instances. सरकार के ही इन प्रयासों का नतीजा है कि आज मौजूदा समय में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके जैसे देशों में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वहीं दुनिया भर के अन्य देश भी इस सिस्टम को अपनाने के लिए अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। इस लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आज नया दायित्व निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है सरकार की दूरदृष्टि सोच से। डिजिटल इंडिया अभियान इसी बात की एक मिसाल है, जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे यूपीआई एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं, जैसे दूध, दही, ब्रेड और टूथपेस्ट जैसी तमाम चीजें। FMCG भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें बीते कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आइए जानते हैं कैसा है भारत का FMCG सेक्टर और कैसे इस उद्योग में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी तेजी से बिकने वाले वो प्रोडक्ट्स जिन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रोसेस्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड, पेय पदार्थ और बेक किए हुए प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। इनका उपयोग तेजी से किया जाता है, इनकी कीमत कम होती है पर बिक्री बहुत ज्यादा होती है। इस सेक्टर का देश की जीडीपी में एक अहम योगदान होता है। लोगों के बदलते लाइफस्टाइल और उनकी बढ़ती आय ने इस क्षेत्र में डिमांड को और बढ़ाया है। वहीं इसके उद्योग जगत में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। FMCG प्रोडक्ट्स को किराना और सुपरमार्केट में भारी तादाद में खरीदा जाता है, लेकिन बदलते समय और बढ़ते डिजिटाइजेशन के साथ ई-कॉमर्स साइट से इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं और ऑनलाइन शॉपिंग से जहां ग्राहकों को आसानी हुई है, वहीं इससे विभिन्न कंपनियों के लिए विकास के नए रास्ते खुले हैं। मार्केट में मौजूद कई कंपनियों ने इस अवसर का फायदा उठाया है और ग्राहकों के बदलते व्यवहार को समझते हुए वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव भी कर रही हैं। कंज्यूमर के पास डायरेक्ट पहुंचने के कई तरीके हैं। आज हम सोशल मीडिया के एरा में हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच के कंज्यूमर बिहेवियर, कंजम्पशन पैटर्न, कई चीज़ें हैं वो जिससे हम पहुंच सकते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिना में हैं, लार्ज डेटाबेस के एरिना में हैं। पहले और अब में आई थिंक देयर इज अ सी चेंज। एक समय था जब FMCG सेक्टर में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का दबदबा रहता था, लेकिन आज भारतीय बाजारों में कई ऐसी देसी कंपनियां जगह बना चुकी हैं जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब हो रही है। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी नीतियों से इस दिशा को और बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया अभियान का असर FMCG सेक्टर में भी देखने को मिला है। पहले जहां कई छोटे बड़े प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहक विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत में कई ऐसी कंपनियां उभर रही हैं जिन्होंने इस स्थिति को बदला है और कम दामों में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा है। इन प्रोडक्ट्स को ग्राहकों द्वारा पसंद किया जा रहा है और इसकी डिमांड न सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी खूब हो रही है। आज आपको खुद भी महसूस होता होगा, भारत देश के अंदर भी इतनी सारी कंपनियां हैं जिनकी टेक्नोलॉजी एट पार विद दूसरे आउटसाइड कंट्रीज के जो भी टेक्नोलॉजी हैं उसी के बराबर है या कई कई जगह पर उससे अच्छी भी है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की तुलना करते हैं, प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं भारत देश के अंदर भी, जहां पर वो प्रोसेसेस के द्वारा जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी क्वालिटी हमेशा यूनिफॉर्म रहती है और वो इंडिजिनस प्रोडक्ट ऑलवेज कंपेटेबल विद एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के हैं। आप अगर ये फ़र्क नहीं कर पाओगे कई बार कि ये बाहर से बना है या यहाँ हमारे भारत देश में बना है।
एफएमसीजी सेक्टर में लगभग 45% का योगदान ग्रामीण क्षेत्र का होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने अंतरिम बजट 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का आवंटन 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा और इसका सकारात्मक असर एफएमसीजी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। As we go up the economic cycle and become a developed or a prosperous nation, and in that journey, I think your sector, the retail sector, the FMCG sector, all of these will have a huge role to play. सरकार की मजबूत नीतियों और मार्केट में उभरते नए ट्रेंड से इस क्षेत्र को नई गति मिली है। वहीं भारतीय बाजारों में बढ़ती मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग ने एफएमसीजी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तक्षशिला के जमाने में भारत विश्व गुरु हुआ करता था। आज हजारों सालों के बाद दुनिया भर से अच्छी शिक्षा के लिए विदेशी छात्र भारत का रुख कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे प्रभावशाली व्यवस्थाओं में से एक है। सस्ती और अच्छी शिक्षा एक मुख्य कारण है जिसके चलते विदेशी छात्र यहाँ आने के लिए आकर्षित होते हैं। आइए जानते हैं भारत में विदेशी छात्रों का रुझान किस तरह बढ़ रहा है और उन्हें सरकार से कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्थान के जयपुर में स्थित यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सबसे मजबूत संस्थानों में से एक है। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा को सीखने के लिए कई विदेशी छात्र आते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा एक ऐसा विषय है जो देश की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसकी शिक्षा लेने के लिए भारत विदेशियों की पहली पसंद है। और इस संस्थान में विभिन्न देशों से आए छात्रों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ वो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं बल्कि भारतीय संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। I'm from Iran and I completed my UG undergraduation course in Ayurveda in June 2023. Now it's about 2 weeks I have started my MD in Ayurveda in Molexidan department. And in Iran, the time I came, we had no Ayurvedic doctor. So I came as a first Ayurvedic physician here and I learned, and now we have so many Iranian people studying in NIA right now. अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विख्यात हो रहे भारत ने देश में कई शिक्षा संबंधी संस्थान स्थापित किए हैं। इन संस्थानों में अलग अलग तरह के डिग्री प्रोग्रामों को उपलब्ध कराकर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श स्थान स्थापित हो रहा है। IISc बेंगलुरु, एम्स और IIT जैसे संस्थानों के नेटवर्क ने रिसर्च और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है, जिसने विदेशी छात्रों को आकर्षित किया है और देश को शिक्षा के लिए एक आदर्श स्थान बनाने में सहायता की है। भारत में नाइजीरिया, सूडान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान और अमेरिका समेत विभिन्न देशों से छात्र आते हैं और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। Coming to India to study MA, Masters of Arts in Literature, I've come to realize that India has a lot of hidden treasures that the world does not know about. It has exposed me to a lot of Indian culture, and currently there is a subject I did called comparative literature, and it has made me to be able to compare Nigerian literature with Indian literature. It's very generosity from India to give us this scholarship. I'm studying here by scholarship that India government give it to us. And thank you so much for this, of course, and for Chandigarh University. It's lovely to be here. भारत में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। ऐसे छात्रों को अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती है, जिससे उन्हें भारत में रहने और पढ़ने के लिए सुविधा मिलती है। 2047 तक भारत 5 लाख विदेशी छात्रों को दाखिला देने का लक्ष्य बना रहा है।
सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR द्वारा सालाना लगभग 180 देशों के विदेशी छात्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3000 से ज्यादा स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस स्कॉलरशिप से विदेश से आने वाले छात्रों को यहाँ शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है। स्टडी इन इंडिया सरकार द्वारा एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा रहा है और भारत में शिक्षा लेने से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कहाँ एडमिशन लेना है, उसका क्या प्रोसीजर है, स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है आदि। हाल ही में हायर एजुकेशन समिट 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में बताया कि भारत ने 2047 तक 5 लाख विदेशी छात्रों को रजिस्टर करने का लक्ष्य रखा है। One of the things we are targeting is that by 2047 we should have 500,000 foreign students in India, 5 lakhs. We should become a global provider of education. सरकार द्वारा लगातार विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ अन्य प्रकार की सहायता भी मिले। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि भारत में विदेशी छात्रों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे न सिर्फ देश में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि विभिन्न देशों में इन छात्रों के माध्यम से भारत की संस्कृति और समृद्धि का भी प्रचार प्रसार हो सकेगा। कहते हैं धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ सबसे अलग है। अब यहाँ सुख शांति की स्थापना हो चुकी है, जिससे ये खूबसूरत जगह विकास के राह पर आगे बढ़ रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी है और पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस बदलाव से क्षेत्र का आर्थिक विकास हो रहा है और स्थानीय लोगों को भी फायदा मिल रहा है। आइए नजर डालते हैं बदलते जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर पर। ऊपर नीला आसमान, जिस पर मंडराते घने बादल, बर्फ की सफेद चादर से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके नीचे झिलमिलाती झील, जिस पर लहराती नाव। कुदरत की ये अद्भुत रचना स्थित है कश्मीर घाटी में, जहां हर नजारा प्राकृतिक सुंदरता की एक अनोखी दास्तान बयां करता है। अब घाटी में अमन चैन स्थापित होने के साथ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। डल झील जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है, जो हाउस बोट और शिकारा के लिए खूब प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय कारोबार में वृद्धि हो रही है। साथ ही पूरे क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिससे पूरे घाटी की तस्वीर बदल रही है। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़िया है, टूरिज्म के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और जन्नत कह सकते हैं। ये है श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक, जिसका श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पर स्थित घंटाघर के नाम से मशहूर दशकों पुराना क्लॉक टावर इस शहर की बदलती तस्वीर का साक्षी है। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो इस शहर की रौनक और भी बढ़ जाती है। इसका आनंद लेने भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ आसपास कई दुकानें मौजूद हैं, जिसके व्यापारी इस बदलाव से काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के हालात तो मतलब स्टार्टिंग से बेटर हैं इस टाइम, बिकॉज अब मतलब ये टूरिज्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, तो दिन ब दिन अब हालात बढ़ते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या साल 2008 में जहां सिर्फ 76 लाख थी, वहीं साल 2023 में ये बढ़कर 2 करोड़ तक जा पहुंची है। पर्यटन में हुआ ये बड़ा इजाफा दिखाता है कि जम्मू कश्मीर कितना बदल रहा है। इन दिनों कश्मीर का गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, जिसका मजा लेने यहाँ भारी तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं। गुलमर्ग यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और उन पर लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ इस जगह का कोना कोना बर्फबारी से गुलजार है। चारों तरफ फैली दूध जैसी सफेद बर्फ से इस इलाके की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने अब यहाँ दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं, जिसमें स्कीइंग के लिए ये जगह सबसे प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ की गोंडोला राइड भी सबसे अलग है, जिसके जरिए यहाँ की खूबसूरत वादियों का नजारा और भी अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन सभी एक्टिविटीज का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। हमारा सपना था कि गुलमर्ग जैसे सिटी में आए, और देखिए हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं और हम यहाँ पे आए और इन दिनों स्नोफॉल चल रहा है। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमको ये सब देखने का मौका मिला। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि एक बार तो भी गुलमर्ग विजिट कीजिए। इसके समान जन्नत समान प्लेस नहीं। हम लोग आए तब से बहुत मजा कर रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इस बर्फबारी में यहाँ की होटल इंडस्ट्री, स्थानीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट समेत विभिन्न क्षेत्रों को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो और उन्हें सभी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए स्थानीय प्रशासन प्रयासरत है। जब से बर्फ़ पड़ी है, स्नोफॉल हुई है, तब से आप देख रहे हैं पीपल आर सो एक्साइटेड। न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, चाहे होटल वाले हैं, चाहे स्लेज वाले हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल्सो आर वेरी एक्साइटेड। अब पूरे जम्मू कश्मीर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां सुख शांति के साथ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़ते पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, वहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही सरकार द्वारा यहाँ विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर शांति व समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार।